सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश त्यागी का नमस्कार। आज मैं एनसीईआरटी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न हैं, वो आपको कराऊंगा। जो फिजिक्स की जो थ्योरी है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। मैं ये जो एक्सरसाइज है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के ये आंकिक प्रश्न हैं। जो 1.1 पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, ये ज्ञात करना है। मैंने दो आवेश इसमें दिए हुए हैं, तो एक आवेश को हम Q1 मान लेंगे। Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो Q2 है वो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और उनके बीच की जो दूरी है, स्मॉल r से दूरी को प्रदर्शित करते हैं, वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर का मतलब है 30 × 10⁻² मीटर। ये हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 मीटर। कूलाम के नियम से क्या नियम है कूलाम का? F बराबर है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। ये 9 × 10⁹ नियतांक है। ये 1/4πε0 के स्थान पर है, उसका ये मान है। तो न्यूमेरिकल में हम इसे ही लेंगे। तो F का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 2 × 10⁻⁷ है, और Q2 3 × 10⁻⁷। और जो दूरी है वो 0.3 का वर्ग हो जाएगा। अब आप इसे हल कर सकते हैं। ये 9 घात हैं, ये माइनस की हो जाएंगी 7 और 7 14, और 14 में से 9 गए तो ये 10 की घात हो जाएंगी। माइनस की होंगी ये घात, क्योंकि माइनस की ज़्यादा घात है। और यहाँ ये 9 है, 9 × 2 × 3 और गुणा ये 10 की घात -5 अपॉन ये हो जाएगा 0.3, यानी 0.3 का वर्ग है। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। ये पॉइंट यहाँ हटाओ तो यहाँ 10 की घात 2 हो जाएंगी, या 100 भी लिख सकते हैं। ये अब ये 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये F का मान आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, और ये 2 घात प्लस की हैं, और ये माइनस की 5 घात है। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन ये आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन है ये। और सेकंड जो क्वेश्चन है 1.2, इसमें क्या है? 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो ए नंबर में पूछ रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और बी में पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। 0.4 माइक्रोकूलाम, एक माइक्रोकूलाम में
10 की घात -6 कूलाम होते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप 10 की घात -6 कूलाम, ये इतने कूलाम हो जाएगा। आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो जो दूसरा गोला है उस पर आवेश हम मानेंगे Q2, ये 0.8 माइक्रो कूलाम है। इसे फिर कूलाम में चेंज करेंगे 0.8 और गुणा 10 की घात -6 कूलाम। बल दे दिया है दोनों के बीच में, बल होता है F, ये 0.2 न्यूटन। अब इसने पूछा है शुरू में जो A पार्ट है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, R पूछ लिया इसने। तो जो हमने कूलाम का नियम लगाया था उसमें ये है, कूलाम के नियम से ये F बराबर है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलाम का नियम है और आप देख रहे हैं F भी दिया हुआ है, Q1 भी और Q2 भी दिया हुआ है और R आपको निकालना है। तो R आप इधर ले आइए, या R² बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और यहाँ ये Q1 Q2 का आप मान भी रख दीजिए। Q1 का मान 0.4 10 की घात -6 और Q2 का मान है 0.8 और गुणा 10 की घात -6 और अपोन में ये जो बल है ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम R² को इधर ले गए तो बल को हम यहाँ ले आएंगे, बल का मान दिया हुआ है तो बल है 0.2। अब आप देख रहे हैं बहुत आसानी हो गया है। कैसे? 9 और यहाँ ये जो पॉइंट है इसे इससे हटाओ और ये 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये। और यहाँ आप 9 और ये 8 है और ये 2 है, इनकी गुणा कर सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 1.6, 2 की और 0.8 की गुणा 1.6 हो जाएगा। 9 तो प्लस की है घात और 6 और 6 12 माइनस की हैं, तो माइनस की ज़्यादा हैं तो यहाँ बच जाएगा 12 में से 9 घटाओ तो ये माइनस का 3 घात हो जाएगी। अब आप इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 16, ये आप यहाँ लिख दो 1.6 को आप ये लिख दो 16, तो घात जो है -4, क्योंकि एक घात माइनस की यहाँ से आ जाएगी जब हम इसे दशमलव को दाईं ओर खिसकावेंगे। अब ये R² का मान है, आपको निकालना है R। अब आप इसका वर्गमूल ले दो तो ये 9 गुणा 16 और गुणा 10 की घात -4, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 10 की घात -4 का वर्गमूल हो जाएगा 10 की घात -2, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब इसे आप सेंटीमीटर में बदल लो, आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं जैसा कि आंसर है इसमें, तो अब आप इसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 की घात 2 से गुणा हो जाएगी, तो 12 गुणा 10 की घात -2 गुणा मीटर की जगह लिखना है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। 10 की घात 2 का मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो मीटर की जगह हमने लिख दिया
10⁻² सेंटीमीटर। तो ये तो कैंसिल हुई, ये -2 ये +2 है, तो ये बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आंसर। अब ये बी पार्ट में पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये तो है पहले गोले पर लगने वाला बल, आप इस प्रकार से मान सकते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। जो हमने जो पहले पार्ट में ये बल दिया हुआ है 0.2, ये दूसरे गोले द्वारा इस पर लगने वाला बल है पहले गोले पर। तो ये पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा कितना बल लगेगा। तो आप जानते हैं अगर ये बल F है तो ये बल भी F ही होगा, क्योंकि ये जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। इसलिए जितना बल एक गोला दूसरे पर लगाता है इतना ही बल दूसरा गोला पहले बल पर लगाएगा, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा लगाया गया बल F बराबर, ये F ही के बराबर होगा, जो F हमने वहाँ माना हुआ है वही होगा, वो इतना ही होगा 0.2 न्यूटन। अंतर ये है, परिमाण तो इसका यही होगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। आप देख रहे हो ये बल और ये बल F है, ये भी F है, परिमाण दोनों का बराबर ही होगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, लेकिन दिशा विपरीत है। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, जांच द्वारा सुनिश्चित करना है कि Ke²/GMEMP विमाहीन है, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ये भी हमें जानकारी देनी है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये विमाहीन राशि है। देखते हैं, जो K है, K की विमा, जो K की विमाएँ हैं वो होती है mL⁻³ T⁻⁻4 A⁻⁻2। ये जो K है ये वैद्युत क्षेत्र में जो हम बल निकालते हैं, और उसमें आप जानते हैं कि एक नियतांक आता है, ये सूत्र है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला है। तो ये जो है ये K है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है 1/4πε0 का, जब आप विमीय सूत्र लिखेंगे यहाँ तो ये आएगा विमीय सूत्र, आप निकाल कर देख सकते हैं। इसके बाद G जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और G की जो विमाएँ हैं ये बराबर होती है m⁻⁻1 L⁻³ और T⁻⁻2। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। और जो E है, ये E
ई की जो विमा है, ई आवेश है, मूल आवेश, तो इसकी विमा होती है ए टी। और जो द्रव्यमान है एम, एम की विमा आप जानते हैं, ये कैपिटल एम से हम प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसकी विमा निकाल दीजिए, ये विमाएँ सब इसमें रख दीजिए, तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी की विमाएँ आप यहाँ रखिए। ये के की जो विमा है ये है एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए की पावर -2 और ई स्क्वायर है, तो हम यहाँ ये ए टी है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। जी की जो विमा है वो ये है एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2, ये जी की विमा है। और एम ई एम पी ये दोनों द्रव्यमान हैं। द्रव्यमान को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एम और एम, ये हो। अब आप यहाँ देखोगे एम यहाँ, ये एम यहाँ, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक पावर है प्लस की, -1 है तो यहाँ एम बचेगा। ऊपर भी एम 1 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो गए। एल देख लो, 3 पावर यहाँ है 3 पावर यहाँ है, ये भी कैंसिल होगी। टी देखो, टी -4 पावर है यहाँ, टी की पावर 2 है तो माइनस की 2 पावर ऊपर रही और नीचे भी -2 पावर हैं, ये भी कैंसिल होगी। और ए आप देख रहे हैं ए की पावर -2 है और ए की पावर +2 है तो ये भी 0 होगी, यानी सब की पावर 0 है, तो ये बराबर हो जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ए की पावर 0। यानी ये जो राशि दी गई है ये जो है एक विमाहीन राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। अब उसने कहा है कि इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, जो भौतिक नियतांकों की सारणी है वो देख करके इसका मान भी ज्ञात करना है। मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ये आप के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, यहाँ ये क्या क्या चीज़ हैं, ये तो मूल आवेश है और ये मैंने आपको बता दिया है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये नियतांक है। अगर आप इसका मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ये है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान भी हमें पता है, मैं भी यहीं लिखूँगा। और ये एम ई ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मैं यहाँ सब लिख रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, ये जो के है, के का मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये वर्ग है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए। जी का मान कितना होता है 6.67 और जो 10⁻11 माइनस की न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है जी का, ये आपने 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसमें रहा एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 9.1 और 10⁻31 kg किलोग्राम। और MP है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये है 1.67 और 10⁻27 किलोग्राम, ये इतना होता है। अब आप इसे हल कर लें तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इनमें आप जो घात हैं
उन्हें देख लें कितनी होगी, बाकी जो घात सा लगे वो अलग लिख लें। 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 तो ये हो जाएगा, चूँकि इसका ही वर्ग है, अपॉन ये 6.67, 9.1 और 1.67 ये सब लिख दिए, और घात हमने छोड़ दिए हैं। घात हम अब करते हैं। देखो ज़रा कितनी घात हो जाएंगी ऊपर जो घात हैं 9 तो ये हैं, और 19 दूनी 38 माइनस की हैं, तो कितनी घात हुई? 9 प्लस की हैं, 38 माइनस की है, तो -29 घात हुई। कितनी घात हुई ऊपर? 10 की घात -29। और ज़रा नीचे देख लेते हैं, ये हुई माइनस की 31 हैं, और माइनस की 27 हैं, और माइनस की ही 11। तो यहाँ पहला आप ये देख लीजिए कितनी हो जाएंगी, 7, 31 और 27, ये 58 हुए, और 58 और 11 और, तो 69 हो जाएंगी। इतनी घात हो जाएगी। अब इसमें आप देख रहे हैं, आप इनकी गुणा कर लीजिए, और ये जो घात है ये कितनी रह जाएंगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये घात बच जाएंगी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 69 में से आप 29 घटा दें, तो ये हो जाएगा 40 का, हो जाएंगी 10 की घात 40, क्योंकि ये नीचे आएंगी 40 घात माइनस की, और ऊपर जाकर के ये प्लस की हो जाएंगी। तो जब हम इनकी गुणा और भाग करेंगे तो इनकी गुणा भाग आ जाएगी 0.227, और गुणा हो जाएगा 10 की घात ये 40। तो हम ये जो पॉइंट है इसे पहले सार्थक अंक के बाद ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.27, और गुणा 10 की घात -1 आएगा, क्योंकि दाएं ओर खिसकाते हैं तो माइनस घात आती है, और गुणा 10 की घात 40। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2.27, और गुणा 10 की घात 39। ये इसका अनुपात आ जाएगा। मैं ज़रा लिख देता हूँ इसको, और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा ये क्या है। चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। इसका अर्थ है ये जो k और E गुणा E अपॉन R स्क्वायर अपॉन G ME MP अपॉन R स्क्वायर, ये है ये अनुपात। ये तो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो E ही होता है, और उनके बीच की दूरी कितनी है R, तो उनके बीच जो वैद्युत बल है वो इतना कार्य करेगा। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अगर दूरी R है तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना काम करेगा। यानी ये तो है Fe और ये है Fg गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने यहाँ से R स्क्वायर ये कैंसिल कर दिया। R स्क्वायर कैंसिल करने के बाद आप देख रहे हो, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं R स्क्वायर को, तो यही राशि आती है। तो इसका मतलब ये जो राशि है वो ये प्रदर्शित करती है कि Fe अपॉन Fg बराबर है, लगभग बराबर है 10 की घात 39। 10 की घात 39 बहुत होते हैं, एक के सामने 39 जीरो, तो ये लगभग मान लिया है हमने ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल है Fe वो
उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना होता है। यानी Fe जो है वो लगभग बराबर होगा 10⁻39 Fg। तो हम यही लिख देंगे, यह अनुपात दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से का लगभग 10⁻39 गुना होता है। ये दर्शाता है। यानी आप ये भी देख रहे हैं कि जो वैद्युत बल हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बहुत बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, किसी जो ए पार्ट है इसका, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। दूसरा है, बी पार्ट में पूछ रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकली है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसमें क्या है, इस कथन जो ये इन्होंने कहा है ना, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। इसका आशय ये है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है, कोई भी वस्तु है अगर उस पर जो आवेश है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, अगर उस पर आवेश है तो उसका जो आवेश है, आवेश की एक न्यूनतम मात्रा अर्थात मूल आवेश जिसे हम कहते हैं, मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से होता है। ये जो मूल आवेश है इसे हम बोलते हैं क्वांटा। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो इस क्वांटा का पूर्ण गुणज होता है, इससे ये प्रदर्शित होता है। जहां अगर किसी वस्तु पर कुछ आवेश है तो उस आवेश को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, Q अगर आवेश है तो Ne के बराबर होता है, जहाँ N का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूर्णांक में है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 1.5 गुना हो जाए या 2.5 गुना हो जाए या 3.4 गुना हो जाए, यानी ये पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। इस आवेश का, इस क्वांटा का पूर्ण गुणज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से ये प्रदर्शित करता है। दूसरी बात है कि जो बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अगर बड़े पैमाने पर आवेश की मात्रा E बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19, ये जो E है इसका मान मैंने पहले बता दिया है, ये होता है कूलाम। इतने कूलाम आवेश होता है, यानी या तो किसी वस्तु पर इतना आवेश होगा या फिर इसका पूर्ण गुणज 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से होगा। वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मात्रा इतनी रहेगी। तो ये जो मात्रा है,
अगर हम किसी वस्तु पर आवेश लेते हैं तो उस आवेश की कम से कम मात्रा भी आप लोगे, बहुत कम मात्रा भी अगर आप लेंगे, वो इस आवेश से बहुत गुणा बड़ी होगी। तो जब वो आवेश से बहुत गुणा बड़ी होगी तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु है उस पर आवेश का जो वितरण है, फैलाव है, वो कणीय रूप में न रहकर, यानी कण के रूप में न रहकर परस्पर इतना निकट होता है कि इसे सतत यानी कंटीन्यूअस माना जा सकता है तथा आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इस प्रकार से कणों के रूप में नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं मान सकते, वो कणों के रूप में अलग अलग रखा हुआ है। हम इसे सतत यानी कंटीन्यूअस मान सकते हैं कि इस पे जो आवेश है वो पूरे वस्तु पे कंटीन्यूअस है, लगातार है, निरंतर है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये आवेश ना हो, ये मान सकते हैं। उसका कारण ये है, क्या है कारण? मान लिया इस वस्तु पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो 1 माइक्रोकूलाम इस आवेश से ई आवेश का लगभग 10⁻13 गुणा बड़ा है। यानी 10⁻13 का मतलब आप समझते हैं, 1 के सामने 13 जीरो, यानी इतना कम आवेश लेने पर भी वो मूल आवेश का यानी क्वांटा का 10⁻13 गुणा होता है, इतना कम आवेश भी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इतने निकट होता है ये आवेश कि हम इसे कणीय रूप में न मान करके इसे कंटीन्यूअस मान सकते, यानी इतना निकट ये होता है कि हम इसे कंटीन्यूअस मान सकते हैं और इस क्वांटा की उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब हम इसे क्वांटा रूप में नहीं मान सकते। बड़े पैमाने पर जब हम आवेश लेते हैं हम ये मान कर चलते हैं कि इस पर सारे पे ही आवेश है। अब आपको लिखना है, तो मैं लिखने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 1.4 का यहाँ से ले लें। और जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 5वां क्वेश्चन है, अब आप इसे समझ लें। ये जो इसमें बताया गया है कि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और दोनों पर आवेश आ जाता है, ये जो घटना है ये दर्शाती है कि आवेश का स्थानांतरण संभव है। एक वस्तु ये है, यहाँ ये रेशम है और ये कांच है। तो जब हम कांच की छड़ है, मान लिया ये छड़ है कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आता है। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो आवेश इन पर नहीं था, रगड़ने से आवेश आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का स्थानांतरण संभव है, अर्थात आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है। परस्पर जब हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन कुल आवेश नियत रहता है। मान लिया शुरू में जो आवेश है इसका 0 आवेश है, इस पर भी 0 आवेश है, तो टोटल आवेश जो Q है वो 0 है। इसके बाद मान लिया इस पर जो आवेश है वो ये उत्पन्न हुआ, मान लिया इस पर +4 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ, तो इस पे इतना ही आवेश माइनस का उत्पन्न होगा, ये हो जाएगा -4 कूलाम। आप अब इसे जोड़ करके देखें, -4 + 4 कूलाम जो आवेश है दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। यानी जितना पहला आवेश है उतना ही बाद में आवेश है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो इसका मतलब रगड़ने की जो ये घटना हुई है, आवेशन की जो घटना हुई है, इसमें आवेश संरक्षित रहता है। आवेश का जो संरक्षण है इसमें वो होता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है,
किंतु यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम है और ये जो आवेशन की घटना है ये उसका पालन करती है। तो ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको दिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है 1.6 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिंदु आवेश हैं। QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम, QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ये एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर ये Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश रखे गए हैं। Q1 और Q3 प्लस 2 माइक्रोकूलाम के हैं और Q4 और Q2 -5 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। यहाँ मैंने दर्शाया हुआ है ये जो +1 माइक्रोकूलाम का आवेश केंद्र पर रखा हुआ है, इस पर हमें जो बल है परिणामी वो ज्ञात करना है। तो Q1 आवेश के कारण +1 माइक्रोकूलाम आवेश पर जो बल है वो इस दिशा में कार्य करेगा, मान लीजिए ये F1 है। ऐसे Q3 आवेश के कारण ये इस दिशा में कार्य करेगा क्योंकि ये भी प्लस हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, तो ये F3 बल इस दिशा में कार्य करेगा। बल दोनों के जो परिमाण हैं बराबर होंगे लेकिन दिशा विपरीत है। इसी प्रकार से जो Q2 आवेश है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो इनमें आकर्षण होगा। तो Q2 आवेश के कारण जो बल है वो मान लिया F2 है, तो F2 का मान, तो F2 का जो दिशा है वो ये होगी, प्लस से माइनस की ओर। और ये माइनस आवेश है Q4, इसके कारण ये इसे आकर्षित करेगा +1 माइक्रोकूलाम को। तो Q4 के कारण जो बल है मान लिया F4 है, तो इसकी दिशा ये होगी। F2 और F4 भी बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं। अब हम ये जो F1 व F3 बराबर व विपरीत दिशा में है, यानी F1 बराबर है -F3। तो हम लिख सकते हैं F1 + F3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं जो F2 है और F4 ये भी बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि ये 1 माइक्रोकूलाम, ये -5 माइक्रोकूलाम है, ये 1 माइक्रोकूलाम और ये -5 माइक्रोकूलाम है। तो कूलाम के नियम से जब हम बल निकालते हैं तो अगर आवेश बराबर हैं, दूरी बराबर है, ये दूरियां भी बराबर होंगी ये, क्योंकि ये वर्ग है। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगी। तो ये बल के जो मान हैं वो समान आएंगे और दिशा आप देख रहे हैं यहाँ विपरीत है। तो F2 बराबर है -F3, तो F2 बराबर है -F4। इस प्रकार से ये बराबर विपरीत दिशा में है, तो हम उन्हें ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, या F2 + F4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब जो बिंदु O पर या +1 माइक्रोकूलाम आवेश पर जो नेट बल है, परिणामी बल है, वो हो जाएगा बराबर F1 + F3, यानी सब बलों का योग, ये प्लस F2 और प्लस F4, सब का योग है ये जो परिणामी बल है।
ये जो F1 और F3 हैं समीकरण 1 से, इनका मान 0 है। इसी प्रकार से ये F2 F4 है, इनका मान 0 है। तो जो F है, जो परिणामी बल है, वो 0 + 0 = 0। ऐसी स्थिति में जो 1 माइक्रो कूलाम आवेश है उस पर जो नेट बल है, परिणामी बल है, वो 0 होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.7, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। संतत का मतलब है कंटिन्यूअस, निरंतर, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? और दूसरा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। अब इसमें जो ए पार्ट है वो समझ लीजिए। जो विद्युत बल रेखा है, हमने जो विद्युत बल रेखा आपको पढ़ाया थ्योरी में, तो उसमें क्या है, विद्युत बल रेखा ये प्रदर्शित करता है कि जो धनावेश है विद्युत क्षेत्र में, उसकी गति क्या है। वो गति के पथ को प्रदर्शित करता है। सपोज यहाँ कोई प्लस आवेश रखा हुआ है, यहाँ हमें इसकी विद्युत बल रेखा खींचनी है, तो उसके लिए हम एक धन परीक्षण आवेश मानते हैं। तो ये धन परीक्षण आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में जिस दिशा में गति करता है वो दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है, और जिस पथ पर ये गति करता है वो पथ कहलाता है विद्युत बल रेखा। अब ये प्लस है, ये प्लस है परीक्षण आवेश, तो अब ये इस प्रकार से गति करेगा, इस इधर को गति करेगा, तो ये दिशा विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी, और इस पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा भी यही हो जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि जो बल रेखा है, ये बल रेखा ये संतत होती है, कंटिन्यूअस होती है, ऐसे नहीं होती इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कोई भी आवेश इस प्रकार से नहीं चल सकता कि यहाँ से यहाँ कूद गया, यहाँ से यहाँ कूद गया, यहाँ से यहाँ कूद गया, क्योंकि ये बल रेखा इसके पथ को प्रदर्शित करती है। तो पथ इसका निरंतर है। ये जब चलता है ये मेढक की तरीके से नहीं चलता, बल्कि ये तो सांप की तरीके से चलता है, आप ये समझ लीजिए। यानी ये कोई जगह नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से मेढक कूदता है बीच में जगह छोड़ता है, ऐसे नहीं, ये तो सांप की तरीके से चलेगा और बीच में जगह नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये जो बल रेखा है ये कंटिन्यूअस होगी, लगातार होगी। तो क्योंकि ये जो आवेश है, परीक्षण जो आवेश है, वो उसकी जो गति है वो सतत होती है, यानी कंटिन्यूअस होती है, बीच में कहीं वो स्थान नहीं छोड़ता है, कूदता नहीं है। इसलिए जो बल रेखा है, विद्युत बल रेखा, वो भी सतत होगी, क्योंकि विद्युत बल रेखा जो है इसी के मार्ग को प्रदर्शित करती है। इसका जो मार्ग है, इसका जो पथ है, वो उसी के अनुदिश चलती है, और जिस दिशा में चलता है वही उसकी दिशा होती है। इसलिए ये जो बल रेखा है वो सतत होती है। और इसका जो बी खंड है उसमें ये पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है बल रेखाएं। मान लिया ये बल रेखाएं आपने खींच दी, ये बल रेखाएं खींची हुई हैं, तो एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ मैंने कटती हुई रेखाएं दिखा रखी हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काटती नहीं है। वही समझाने के लिए मैंने ये खींचा है। अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो क्या होता? क्योंकि किसी भी वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब यहाँ ये जो पॉइंट है जहाँ ये एक दूसरे को काट रही हैं, इस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक तो ये और एक ये, दूसरी जो वैद्युत बल रेखा है। तो इसका मतलब ये भी ई है यहाँ और ये भी ई,
की दिशा है, दोनों एक ही दिशाएं हैं। तो ये असंभव है किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा असंभव है। जब ये दो नहीं हो सकती तो इसका मतलब जो वैद्युत बल रेखा हैं वो एक दूसरे को काट भी नहीं सकती। तो ये दूसरे का आंसर है। मैं अभी आपको ये यहाँ इसका स्क्रीनशॉट के लिए दिखा रहा हूँ। इसे भी आप ये लिख सकते हैं यहाँ से। ये अगर बल रेखा है तो यहाँ ये एक तो दिशा ये होगी ई की और एक दिशा हो जाएगी ये। तो दो दिशाएं एक पॉइंट पे संभव नहीं है वैद्युत क्षेत्र की, इसलिए ये ऐसा संभव नहीं है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो संभव नहीं है एक ही बिंदु पर। अगर ये काटती हैं वैद्युत बल रेखाएं तो इसका मतलब यहाँ इस बिंदु पर जहाँ ये काटती हैं वहाँ दो दिशा हो जाएंगी वैद्युत क्षेत्र की, जो कि असंभव है। इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद, नमस्कार।